हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग 15 सवालों का एक सेट डिस्कशन करेंगे जो आगामी बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा एवं सचिवालय सहायक एवं तमाम जनरल कंपटीशन जिसमें जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज 15 सवालों का हम लोग एक सेट डिस्कशन करते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम में भारतीयों को जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का अधिकार प्रदान करता है। तो देखेंगे ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आप लोग भी बताएंगे किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को प्रशासन में हिस्सा लेने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका ए, चार्टर अधिनियम 1833। देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के धारा 87 में कहा गया था कि भारतीयों को जाति, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे और इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों को शासन में हिस्सेदार बनाया गया। साथ ही साथ देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत होता है और इस अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और देखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है। तो देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य शामिल होंगे जो परिषद के बैठक में भाग लेंगे, बहस करेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। देखेंगे अगला पॉइंट है चार्टर अधिनियम 1853। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में विधि निर्माण के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट कंपनी के द्वारा पारित अंतिम चार्टर एक्ट था और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल के जो परिषद होते थे उसमें विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी भारत शासन अधिनियम 1858। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में कंपनी शासन का अंत और महारानी या ताज कहेंगे महारानी शासन की शुरुआत इस अधिनियम के द्वारा ही होता है। साथ ही साथ देखेंगे जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और देखेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुआ तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे सवाल कई बार पूछे गए हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में 1784 से जो चला आ रहा था
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद समाप्त हो गया। देखेंगे 1858 का अधिनियम के द्वारा ही भारत सचिव पद का सृजन हुआ और भारत परिषद इंडियन काउंसिल का भी गठन 1858 के अधिनियम के द्वारा ही होता है। देखेंगे 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को 1861 के अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में विभागीय प्रणाली, देखेंगे भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के अधिनियम के द्वारा ही शुरुआत होता है, जिसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। देखेंगे सवाल पूछे जाते हैं भारत में विभागीय प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, तो देखेंगे 1861 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली के जन्मदाता थे। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल कहता है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। देखेंगे पहला कथन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। देखेंगे दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी कहता है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो आप लोग भी जवाब देंगे इसका आंसर क्या होगा, कौन से कथन सत्य हैं। तो आइए देखेंगे पहला कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है, देखेंगे पहला ऑप्शन सही है। देखेंगे भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। देखेंगे यह भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे आईसीएस परीक्षा की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुआ था। देखेंगे जो कि लंदन में आयोजित होता था, लेकिन भारतीयों के द्वारा इंडिया में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की मांग होता रहा। 1919 के अधिनियम के द्वारा इंडिया में सिविल सेवा परीक्षा कराने और भारतीय लोक सेवा आयोग सिविल सेवकों के लिए गठन करने का प्रावधान किया गया। देखेंगे ली कमीशन के अनुशंसा पर 1921 में ली कमीशन के अनुशंसा पर 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ली कमीशन के अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और 1922 ईस्वी में पहली बार, ध्यान रखेंगे 1922 ईस्वी में पहली बार भारत में सिविल सेवा का परीक्षा इलाहाबाद और बाद में दिल्ली में आयोजित हुआ। ध्यान रखेंगे पहली बार भारत में सिविल सेवा का परीक्षा 1922 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुआ, उसके बाद में इलाहाबाद में आयोजित हुआ, बाद में दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन 2 का रहा है सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। देखेंगे शुरू में यूरोपियों का सदस्य संख्या उसमें ज्यादा थे, लेकिन 1941 आते आते यूरोपीय से ज्यादा भारतीय सदस्य उसमें हो गए। इस प्रकार से आपका दोनों कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा सी। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। देखेंगे किसका वर्णन संविधान 1935 के अधिनियम में नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान।
देखेंगे देश के लिए लिखित संविधान का पहली बार चर्चा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव में देखने को मिलता है। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार भारत के लिए लिखित संविधान का वर्णन होता है। अगर अगला ऑप्शन है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सही है। देखेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत भी होता है और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित भी होता है। तो ऑप्शन बी सी डी सही है, ये गलत है। आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखेंगे कैबिनेट मिशन जो 1946 में, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य इंडिया में संविधान निर्माण के लिए चर्चा करना और संविधान निर्माण कैसे किया जाए इस पर विचार करना था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। पूछ रहा है इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। तो देखेंगे कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आंसर हो जाएगा आपका ए, विलियम वुड्स कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन मार्च 1942 में इंडिया आता है, सॉरी 1946 में, और 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो जाता है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल कहता है, देखेंगे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। देखेंगे संविधान में को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, यानी भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया, इसका रीजन क्या था। तो देखेंगे ऑप्शन पहला है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी बताएंगे। और देखेंगे यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं। दरोगा में भी एक बार पूछा गया था कि भारत का संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। देखेंगे 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, देखेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और देखेंगे इस अधिवेशन में ही निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और उसके बाद भले हम लोग गुलाम थे लेकिन प्रतिवर्ष इस झंडा को हम लोग फहराते रहे। इसीलिए भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन, क्योंकि इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया, ठीक है। और इस दिन 16 अनुच्छेद को उस दिन लागू किया गया और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखेंगे भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है, तो 2015 से। चलिए आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, किसने कहा था
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखेंगे यह कथन किसका है, किसने कहा था, तो देखेंगे ऑस्टिन, सीआर इटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग भी बताएंगे यह किसने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा। तो देखेंगे ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक जी ऑस्टिन ने यह बात अपने पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखेंगे उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में उसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा। आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्प निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। देखेंगे न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्याय पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जुडिशरी रिव्यू, देखेंगे न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है, तो देखेंगे इसका अर्थ होता है अगर देश की विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा कोई विधि या अध्यादेश जारी किया जाता है और वह विधि या अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि उस कानून को, उस विधि को, उस अध्यादेश को शून्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है, घोषित कर सकता है। देखेंगे अगर सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 137 में भी इसका जिक्र किया गया है। और देखेंगे साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अपने द्वारा दिए गए पूर्व के निर्णय को भी बदल सकता है। आइए ऑप्शन से देखते हैं। यूके, देखेंगे यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है, तो देखेंगे भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे एकल नागरिकता, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे सामूहिक, सामूहिक उत्तरदायित्व, यह सब जो है, यह सब जो है यूके से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखेंगे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, न्यायालय की सर्वोच्चता इत्यादि जो है ये सब जो है यूएसए से लिया गया। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। देखेंगे ये सब जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। देखेंगे यह संविधान के स्रोत हैं और यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं और देखेंगे यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी जो है आपके एग्जाम में बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, तमाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे जरूर देखेंगे। देखेंगे यूएसएसआर, देखेंगे यूएसएसआर से हम लोग लिए हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। देखेंगे इसके साथ ही साथ प्रस्तावना में वर्णित न्यायिक, देखेंगे प्रस्तावना में वर्णित 3 सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को यूएसएसआर से लिया गया। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहां देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखेंगे यह जो हम लोग संसदीय व्यवस्था जो लिखे हैं यह ब्रिटेन से लिया गया है, ये सब ब्रिटेन से है और ये वाला रूस से है, इधर जो है अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से यह लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे।
आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा है, यानी संविधान के किस भाग और किस अध्याय में है? तो ऑप्शन है भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो आप भी जवाब देंगे केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का वर्णन संविधान के किस भाग और किस अध्याय में है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध का वर्णन है। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक जो है प्रशासनिक संबंध का वर्णन किया गया है, जो संविधान के भाग 11 और अध्याय 2 में है। और देखेंगे भाग 12 में जो है 264 से लेकर 293 तक जो है वित्तीय संबंध के विषय में वर्णन किया गया है। देखेंगे मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी और आज जो है 25 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे यह 25 जो भाग है काउंटिंग के हैं, यानी गणना के हैं, काउंटिंग के हैं। आज भी मूल रूप से देखा जाए तो 22 ही भाग है, लेकिन गणना के, ठीक है, वो 25 है काउंटिंग के। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखेंगे वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वर्णन है कि अगर संघ कोई कर लगाता है, नया कर लगाता है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर संसद में नहीं रखा जाएगा। उसका वर्णन किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 और अनुच्छेद 307। तो देखेंगे अनुच्छेद 117 होगा। देखेंगे धन विधेयक जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में चर्चा है और इसका वर्णन अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन। देखेंगे धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर वह लोकसभा में पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। और जो है अगर सरकार कोई नया कर लगाता है, पुराने कर को समाप्त करता है, यह धन विधेयक के संबंध में आता है, जो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के संसद में नहीं रखा जाएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117 में है। देखेंगे अनुच्छेद 266। देखेंगे अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। संचित निधि जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, जिसका वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 306 जो कि निरसित कर दिया गया है, यानी समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 307 इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 304 के लिए जो विधायी प्रक्रिया अपनाया जाएगा उसका वर्णन अनुच्छेद 307 में किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखेंगे आपको मिलाना है, एक तरफ जो है संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल और अखिल भारतीय सेवा का वर्णन है। दूसरे सूची में अनुच्छेद है और इससे आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं संवैधानिक संशोधन। देखेंगे संवैधानिक संशोधन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। तो देखेंगे यहाँ है, यानी ए हो जाएगा यहाँ। देखेंगे वित्त आयोग। देखेंगे वित्त आयोग का वर्णन
फिनांस कमीशन का वर्णन अनुच्छेद 280 में है, यानी यहां हो जाएगा बी। देखेंगे वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर करते हैं। अगला है वित्तीय आपातकाल। देखेंगे फिनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन अनुच्छेद 360 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी। अखिल भारतीय सेवा, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 312 में, यानी यहां पर हो जाएगा डी। अब आइए देखते हैं ए बी, यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, यानी आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान की इन दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है? देखेंगे इसका ऑप्शन है ए है पहली अनुसूची, बी में है दूसरी अनुसूची, 3 में है तीसरी अनुसूची और डी में चौथी अनुसूची। तो देखेंगे किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके क्षेत्रों का वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे पहला अनुसूची है जिसमें कहा गया है भारत जो कि राज्यों का संघ होगा और उसमें भारत के नामों का भी उल्लेख है। अनुसूची 2 में देखेंगे, अनुसूची 2 में जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के वेतन एवं भत्ता का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 देखेंगे उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के शपथ ओथ का वर्णन किया गया है। और देखेंगे चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन के विषय में वर्णन किया गया है। देखेंगे मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 12 नंबर सवाल क्या कहता है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? देखेंगे पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अगला डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 का संवैधानिक स्थिति यही था। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में देखेंगे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह शब्द जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यानी किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग माना, यानी और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहा था? देखेंगे ऑप्शन है बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। तो देखेंगे आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद जो है 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके बाद ही देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किए गए और अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किए गए हैं प्रस्तावना में। देखेंगे बेरूबारी विवाद, देखेंगे 1960 में यानी 1960 में हुआ था। देखेंगे इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। देखेंगे एके गोपालन विवाद, देखेंगे यह मामला जो है 1950 में है, जिसमें आर्टिकल 21 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया था, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के दौरान उसे कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। देखेंगे प्रिवी पर्स विवाद, देखेंगे इसमें मामला क्या था, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा जो देशी रियासत थे, देखेंगे देशी रियासत जो ब्रिटिश काल में जो हमारे देशी रियासत है यानी जो इंडिया में जो राजा लोग थे, देश आजादी के बाद उन राजा रजवाड़ों को इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवी पर्स यानी उन्हें कुछ जो है पैसा यानी सालाना जो है पैसे दिए जाते थे सरकार के द्वारा। इस प्रिवी पर्स विवाद में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने केस बना था माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ मामला। देखेंगे माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया था। उसके बाद 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, यानी हमारे देश में जो देशी रियासत थे यानी जो राजा रजवाड़ा थे उन्हें जो कुछ छूट प्रदान किए गए थे, वो लोग जो है कुछ पर्सनल सैनिक भी रखते थे और सरकार के द्वारा उन्हें कुछ पेंशन भी दिए जाते थे। यह जो है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में इसे समाप्त कर दिया गया। देखेंगे विवाद क्या था, राष्ट्रपति के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ मामले में इसे निरस्त कर दिया था। उसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आप लोग भी जवाब देंगे भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्थसंघात्मक। देखेंगे आंसर हो जाएगा सी, संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था कहते हैं। देखेंगे पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार के शासन प्रणाली देखने को मिलता है। एक मिलता है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, और एक होता है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है यूके से प्रभावित होकर लिया गया है। देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में देखेंगे एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक शासनाध्यक्ष होता है, और देखेंगे इसमें विधायिका जो होता है, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका। देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का जन्म होता है विधायिका से होता है, यानी विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है, और कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा जो है संसदात्मक। देखेंगे अर्थसंघात्मक। केसी वियर ने कहा था कि भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है ना पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है, इसे क्वासी फेडरल केसी वियर ने कहा था। तो देखेंगे भारत में जो है यूके से प्रभावित होकर संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया। देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है यूएसए से देखने को मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखेंगे राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। देखेंगे राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट होते हैं और शासनाध्यक्ष पीएम होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन
देखेंगे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो शासनाध्यक्ष के परामर्श से काम करते हैं, यानी संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होते हैं वो वास्तविक रूप से अगर व्यवहार में देखेंगे तो नाम मात्र के प्रधान हो जाते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान हो जाते हैं। ठीक है, आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अंतिम सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी है संसद संविधान संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखेंगे संसदीय प्रणाली में अगर देखा जाए आंसर सही होगा डी। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 73 के सब क्लॉज 3 में, संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। देखेंगे इसको सामूहिक उत्तरदायी बोलते हैं। लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन। और देखेंगे जो विधायिका यानी जो लोकसभा है इसी से कार्यपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका जिसे मंत्रिपरिषद भी बोल सकते हैं आप, मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद को आप सरकार भी बोल सकते हैं। और आप जानते हैं लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जनता के प्रति होता है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो मंत्रिपरिषद है वह जनता के जो प्रतिनिधि जहां लोकसभा होता है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। और देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में। इस प्रकार से आज हम लोग 15 सवालों का एक सेट डिस्कशन किए जो आपके बिहार एसएससी, आगामी बिहार एसएससी जो होने वाले हैं, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक, बीपीएससी, तमाम एग्जाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर अगले सेट को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।